Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. सुबह की चाय फीकी निकले तो मूड खराब हो जाता है। 2 चम्मच चीनी के बिना स्वाद कहाँ आता है। और रात में खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो क्या कहने। तो कुल मिलाकर शुगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ आपका शरीर अंदर ही अंदर एक दूसरी शुगर से लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसी साइलेंट शुगर की वजह से हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। हाई शुगर के शुरुआती लक्षण पकड़ में नहीं आते, ना ही लोग इन पर ध्यान देते हैं। समय पर इलाज शुरू नहीं होता, नतीजा डायबिटीज। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइलेंट शुगर पर। डॉक्टर से जानेंगे इस दौरान शरीर में क्या होता है, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। साइलेंट शुगर हम भारतीयों में इतना आम क्यों है, इससे कैसे बच सकते हैं, और भी बहुत कुछ। हमारे साथ है डॉक्टर कशिश गुप्ता, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक हार्मोन स्पेशलिस्ट, PSRI हॉस्पिटल दिल्ली से। ललन टॉप के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर पराग अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड MGM न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल, नवी मुंबई से। ललन टॉप के सभी दर्शकों का स्वागत है। और डॉक्टर पार्थ जेठवानी, कंसल्टेंट अडल्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कोटा हार्ट एंड श्रीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोटा से। ललन टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर कशिश, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर किसी की फास्टिंग शुगर नॉर्मल आई है तो क्या हम ये मान सकते हैं इस इंसान को डायबिटीज, हाई शुगर की कोई समस्या नहीं है और ये इंसान एकदम सेफ है? ऐसा नहीं है कि फास्टिंग शुगर अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लक्षण क्या है। अगर आपको बार बार यूरिनेशन आती है, बार बार प्यास लगती है, आपका वजन घट रहा है, ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। अगर आपको ये लक्षण हैं तो हम लोग और टेस्ट भी कराते हैं, जैसे कि HbA1c टेस्ट, जो हमें 3 महीने की एवरेज शुगर आपका बताता है, या खाने के बाद की शुगर, जैसे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें हम आपके खाने के बाद की शुगर के बारे में समझ सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की फास्टिंग शुगर नॉर्मल आती है पर खाने के बाद की शुगर बढ़ सकती है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पराग, मेरा अगला सवाल आपसे है, डायबिटीज से ठीक पहले की स्टेज को हम कहते हैं प्री डायबिटीज। आप हमारे ऑडियंस को ये समझा सकते हैं कि प्री डायबिटीज के दौरान शरीर में क्या हो रहा होता है? डायबिटीज की पहली स्टेज प्री डायबिटीज भी वही कंडीशन का एक पार्ट है, जिसमें शुरुआत में प्री डायबिटीज होती है और जिसके अंत में डायबिटीज होती है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपका इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो शुगर कंट्रोल करता है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। प्री डायबिटीज में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस अक्सर पेशेंट्स में पाया जाता है। इसके लक्षण होते हैं गर्दन के पास या बगल में या पैरों में कालापन होना। इसमें पेशेंट्स को शुरुआती तौर पर उनका फास्टिंग शुगर जो है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में, और खाने के बाद की शुगर भी बीच में आ सकती है। कुछ मरीजों को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, जैसे पेशाब बार बार होना, पेशाब में जलन होना, कहीं हाथ पैर में चींटी चले जैसा लगना, या पैरों में जलन होना, या कुछ लोगों का कुछ वेट लॉस भी हो सकता है। जिस समय ये रिपोर्ट्स एबनॉर्मल की तरफ पूरे चले जाएंगे तब हम इसे डायबिटीज कहेंगे, तो उसकी पहली स्टेज को हम प्री डायबिटीज कहेंगे। डॉक्टर पार्थ, मेरा अगला सवाल आपसे है, हमने अक्सर डॉक्टर्स को ये कहते सुना है कि हाई शुगर के जो शुरुआती लक्षण हैं वो महसूस नहीं होते। तो जब अगर इंसान को लक्षण ही महसूस नहीं हो रहे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे डायबिटीज़ हो रहा है या होने वाला है। आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, हाई शुगर के लक्षण महसूस क्यों नहीं होते? तो सबसे खतरनाक बीमारियां वो होती हैं जो महसूस नहीं होती, और डायबिटीज उन्हीं में से एक बीमारी है। तो जब एक इंसान को डायबिटीज होता है तो उसका पैनक्रियाज, जो एक ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है, वो अधिक इंसुलिन बनाने लगती है। इंसुलिन के कारण जो उसके शुगर बढ़ गए हैं वो उसको नॉर्मल लगने लगते हैं। जब ये शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे लक्षण जो अमूमन आने लगते हैं वो है जैसे प्यास ज्यादा लगना या फिर बार बार पेशाब जाना। लेकिन इस समय तक ऑलरेडी उनके बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे नसें, आंखें, हार्ट, किडनी, इन सब पे डैमेज आना शुरू हो चुका होता है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, डायबिटीज
लक्षणों को पकड़ने की बीमारी नहीं है। सही समय पर उसको पहले से पकड़कर अगर हम बीमारी से आगे रहेंगे तो हम डायबिटीज को बीट कर सकते हैं। डॉक्टर कशिश, आप ये बता सकते हैं कि क्या साइलेंट शुगर हम भारतीयों में एक बहुत ही आम समस्या है, और क्या अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा है कि यस, हम भारतीयों में जेनेटिकली ज्यादा चांसेस हैं, हाई रिस्क है डायबिटीज डेवलप होने के, क्योंकि हमारे में जो पेट का हिस्सा है इसके अराउंड फैट जमा होना ज्यादा कॉमन रहता है। स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर पेट के अराउंड ऑर्गन्स के पास पास फैट जमा होता है बहुत कॉमनली, और इस फैट में ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस लाते हैं, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। धीरे धीरे यही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में शुगर बढ़ते रहती है, फिर आती है प्री डायबिटीज और फिर आती है डायबिटीज। क्योंकि स्टार्टिंग में इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि समझ ही नहीं आते, सिर्फ कमजोरी होती है या थकान होती है तो ये पकड़ा नहीं जाता। बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं तभी इसके प्रॉपर लक्षण सामने आते हैं। इसीलिए इस टाइम तक ये डायबिटीज हिडन रहती है, साइलेंट रहती है। अगर आप थोड़ा हमें डॉक्टर कशिश ये भी एक्सप्लेन कर पाएं कि जो हम भारतीय हैं, जेनेटिकली हम में ऐसी क्या समस्या है कि डायबिटीज़ के मामले हम में ज़्यादा पाए जाते हैं? आफ्टर ऑल हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। जेनेटिकली हमारी बॉडी में जो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिपोजिशन है, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अलग है। हमारी बॉडी में फैट पेट के हिस्से में ज्यादा जमा होता है, और पेट के साथ साथ अंदर ही ऑर्गन्स के आसपास फैट ज्यादा जमा होता है, जिसे हम बोलते हैं विसरल फैट। यही वो फैट है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और डायबिटीज करवाता है। थैंक यू डॉक्टर कशिश। डॉक्टर पराग, अगला सवाल आपसे है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, डायबिटीज़ के जो शुरुआती लक्षण हैं, हाई शुगर के जो शुरुआती लक्षण हैं, वो पहचान में नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही आम होते हैं। पर क्या आप कुछ ऐसे ही आम लक्षणों के बारे में हमें बता सकते हैं जिन पर एटलीस्ट हम लोग थोड़ी नज़र रखें, और अगर ये लक्षण हमें महसूस हो तो हम कम से कम सतर्क हो जाएं कि भाई हाँ, हो सकता है कि हमारी शुगर हाई हो या शुगर नॉर्मल ना हो? जैसे शुरुआत में हमने कहा कि पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं आएगा। काफी हद तक पेशेंट ने महसूस होगा कि उनका वजन घट रहा है, उन्हें थकान हो रही है, या उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब की जगह उन्हें खुजली हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है। कुछ लोगों को पैरों में जलन होगी, कुछ लोगों को पैरों में चींटी सा आभास होगा, कुछ लोगों का वजन ज्यादा होने के कारण गर्दन के आसपास कालापन होगा, कुछ लोगों को दिखाई देने में समस्या होगी, आंखों के सामने थोड़ी सी बादल जैसे लगेंगे, कई काले दाग लगेंगे। ये सारे लक्षण होंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है या उसके लक्षण आ रहे हैं। डॉक्टर पार्थ, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि घर का खाना खाना, क्या ये एक फूल प्रूफ तरीका है हाई शुगर से बचने का? बिल्कुल, हमें घर का खाना खाना चाहिए, बट जब घर का खाना हम खाते हैं डायबिटीज में तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है: क्या, कब और कितना। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या पर आते हैं कि आप खाने में क्या खा रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे भारतीय इंडियन डाइट में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब रोटी, चावल, आलू, ब्रेड, इनकी मात्रा कम करनी है। दूसरा, प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, जैसे पनीर, दही, दालें और बहुत बार सोयाबीन या अंडे। तीसरा, फैट जैसे मक्खन, मलाई, तेल हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। दूसरे पे आते हैं कितना। हमें पेट भरकर खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पेट को 70 से 80% भरना चाहिए। तो एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, कब। बहुत बार आप देखेंगे लोग अपना डिनर बहुत लेट करते हैं, या फिर खाने के बीच में 8-8, 10-10 घंटे का गैप रखते हैं, या फिर कई बार रेगुलरली स्नैकिंग करते हैं। तो ये 3 आदतें भी नहीं करनी चाहिए। तो बोलने का मतलब बिल्कुल घर का खाना खाना है, बस 3 ध्यान रखना है: क्या, कब और कितना। जी, और डॉक्टर कशिश, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फास्टिंग ज़्यादा करते हैं या फिर मील स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डायरेक्ट डिनर कर रहे हैं, या फिर डिनर किया, लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो क्या ऐसे लोगों में हाई शुगर होने का रिस्क ज़्यादा होता है? तो जैसे कि आपने कहा कि लोग बार बार खाना स्किप करते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा स्किप करते हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, लंबे लंबे समय तक फास्ट रखते हैं। जो लोग रेगुलरली ऐसा करते हैं, एक तो हाई चांस रहता है कि जब वो खाना खाएंगे तो फिर वो ओवर ईट करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे, और एक क्रेविंग रहेगी मीठा खाने की या एक्स्ट्रा खाना खाने की। इसके अलावा जब आप फास्टिंग पीरियड में रहते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी में
क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और इस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनता है और वो आपकी लिवर से ग्लूकोज रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज के स्पाइक्स आ सकते हैं, शुगर के स्पाइक्स आ सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनका शुगर का कंट्रोल भी बिगड़ सकता है। डॉक्टर पराग, किस उम्र से हमें डायबिटीज के टेस्ट करवाना शुरू कर देने चाहिए? फर्स्टली, यदि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जहाँ काफी लोगों को डायबिटीज है, आपका वजन ज्यादा है या आपको डायबिटीज के अलावा थायराइड के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्तियों ने 35 इयर्स की एज में 35 साल की आयु में डायबिटीज की स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। यदि ये रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती है तो आप एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल में इन्हें रिपीट कर सकते हैं। यदि इनमें कोई भी तकलीफ आती है तो आपने हर साल आपकी शुगर्स चेक करनी चाहिए। नंबर 2 एक कंसेप्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, यानी गर्भावस्था में डायबिटीज होना। हर उस व्यक्ति में जो प्रेग्नेंट है उन्होंने अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में 16 to 24 वीक के दौरान अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि यह डायबिटीज हमें जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप है, यानी गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो छोटे बच्चों में भी डायबिटीज होती है। जो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाते, हाइट नहीं बढ़ पाती, वजन नहीं बढ़ पाते या हमें कोई डायबिटीज के दूसरे लक्षण देखने मिलते हैं, उन व्यक्तियों में भी हमें डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आगे फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर पार्थ, डायबिटीज़ का कौन सा टेस्ट सबसे सटीक माना जाता है? क्योंकि डायबिटीज़ के तो 2-3 टेस्ट होते हैं, रैंडम शुगर टेस्टिंग है, फास्टिंग शुगर टेस्टिंग है, तो कौन सा टेस्ट हम सबसे सटीक कह सकते हैं? तो जब मैं डायबिटीज के टेस्ट की बात करता हूं तो बेसिकली 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब खाली पेट ब्लड शुगर। दूसरा पोस्ट प्रैंडियल, मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर। और तीसरा जो सबसे जरूरी और सबसे सटीक टेस्ट है वो है HbA1c, मतलब आपके 3 महीने के शुगर का रिपोर्ट कार्ड। तो अमूमन जब आप देखेंगे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है 3 से 4 महीने पे। उसी तरह ये भी एक टेस्ट है HbA1c, जो आपके 3 महीने के शुगर का एक एवरेज जो आपके वैल्यूज हैं उनको बताता है। अब इस टेस्ट की सबसे अच्छी बातें क्या है? पहला, इस टेस्ट के लिए किसी उपवास या किसी फास्टिंग की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर 2 से 3 दिन पहले अगर आपने मीठा खा लिया हो या आपका डाइट प्रॉपर नहीं रहा हो या आपको टेंशन रहा हो तो भी इस टेस्ट पर तुरंत ही प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया, सबसे जरूरी चीज ये आपको 3 महीने का एवरेज बताता है। कई सिचुएशंस में हम इसको नहीं यूज करते, इसीलिए अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन करके अपने HbA1c को कंट्रोल में रखें और डायबिटीज पर जीत पाए। ऑल्सो, क्या आप हमें एक लिमिट बता सकते हैं कि किस लिमिट से ऊपर होना यानी आपको डायबिटीज या फिर शुगर की शुरुआत हो चुकी है? तो HbA1c जब अपना 6.5 के ऊपर आता है, मतलब डायबिटीज की शुरुआत आपको हो गई है। इसी तरह जब खाली पेट वाला ब्लड शुगर आपका 126 के ऊपर आता है और खाने के बाद वाला ब्लड शुगर आपका 200 के ऊपर आता है, मतलब आपकी डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे सटीक वो है HbA1c। डॉक्टर कशिश, हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करके डायबिटीज को, हाई शुगर को शुरुआती स्टेज में ही रोक सकते हैं, और क्या ऐसा करना मुमकिन है? जब हमारे पास पेशेंट्स शुरुआती स्टेज में आते हैं, जब उनको डायबिटीज बस डायग्नोस हुई होती है, शुगर बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, तब हम उनको सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए ही बोलते हैं, जिसमें हम उनको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि रोज एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। कम से कम 30 मिनट्स पर डे या 150 मिनट हफ्ते की एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग कहते हैं। इसके अलावा हम लोग डाइट में सुधार करने के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें मीठा उनको अपनी डाइट में बहुत कम करना होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना होता है, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना रहता है। के अलावा हम उनको वेट लॉस, अगर उनका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस के लिए एडवाइस करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको हम लोग सबसे पहले एडवाइस करते हैं। इनके करने से डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल होती है। हाँ, अगर हमने आपको पहले जल्दी से पकड़ लिया हो तो। अगर आप लेट स्टेज में आते हैं, जब आपके शुगर बहुत ही हाई लेवल पे हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं, गुर्दों पे असर आ गया है, नसों पे असर आ गया है, तब फिर दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है। डॉक्टर पराग, रोज़ की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अवॉइड करके हम या तो शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं, और अगर हमें शुगर शुरू हो चुकी है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? ऐसा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे डायबिटीज है या मुझे प्री डायबिटीज है। एक बार जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये बीमारी है, तभी हम उसके लक्षणों पर ध्यान देंगे और उसके एहतियातों पर ध्यान देंगे।
सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। जिस तरह बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो समस्या होती है वो कम करें, हम फ्राइड कम खाएं, तला हुआ कम खाएं, हम मीठा कम खाएं, हम सैलेड डेली खाएं, हम डेली फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स में मीठे फल नहीं खाएं, हम डेली ड्राई फ्रूट्स खाएं, हम डेली हरी सब्जियां खाएं, हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि हम डेली व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। कम से कम हफ्तों में 2.5 घंटे का एक्सरसाइज जरूरी है। हम थोड़ा योगा प्राणायाम करें, हम नींद ठीक से ले, स्ट्रेस मैनेज करें क्योंकि स्ट्रेस से भी डायबिटीज हमारी बिगड़ सकती है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी दवाई सही समय से ले, डॉक्टर की सलाह से ले और उन्हें रेगुलरली फॉलो करें। सिर्फ दवाई लेना सही नहीं है, उनके परिणाम भी देखना जरूरी है। अपने डॉक्टर्स को जाकर अपने रिपोर्ट्स बताएं, उनके परामर्श के साथ दवाई ऊपर या नीचे करें, उनके परामर्श के साथ दवाई के डोजेस चेंज करें एंड रेगुलरली साथ में हम अपनी आंखों की जांच करें, अपनी किडनी की जांच करें, अपने नसों की जांच करें एंड डेली अपने पैरों की जांच करें ताकि उनमें किसी तरह की कोई क्रैक या कोई सुनपना नहीं आया हो। डॉक्टर पार्थ, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिन परिवारों में डायबिटीज़ और हाई शुगर की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को बतौर डॉक्टर आप क्या एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ज्यादातर लोगों को जो सिंपल सरल एडवाइस देता हूँ जो आगे आई थिंक बहुत हेल्प करता है, मुझे भी मेरे जीवन में बहुत हेल्प करता है, वो है ABCD ऑफ डायबिटीज। तो ए से बोलने का मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब आप डेली आधे से पौन घंटा व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें। एक्टिव मसल्स जो आपकी हैं, जब वो एक्टिव रहती हैं तो वो शुगर का बेहतर उपयोग करती हैं और आपके शुगर्स बैलेंस रहते हैं। बी से बैलेंस डाइट, मतलब जिस तरह मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा पे लें और फैट को सीमित रखें। सी से कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज अक्सर अकेली नहीं आती है, वो अपने साथ 2-3 मित्र अपने लाती है। तो हमें चर्बी, मोटापे को कम रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है। चौथा सबसे जरूरी जो आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रेस और स्लीप, इनका ध्यान रखना है, नियमित सोएं, स्ट्रेस को कम रखें। और डी से डॉक्टर, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और जब दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो वो दवाइयां लें। तो ABCD ऑफ डायबिटीज को याद रखें और डायबिटीज पे जीत पाएं और उससे आगे रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर पार्थ, डॉक्टर पराग एंड डॉक्टर कशिश। आप तीनों ने साइलेंट शुगर से जुड़ी हमें बहुत ही काम की जानकारी दी है। अगर लोग इस जानकारी को याद रखें, इस पर अमल करें, रोज़ ज़िंदगी में से याद करें, तो हाई शुगर और डायबिटीज़ जो इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में बन गई है, हम सभी उससे बच सकते हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।